हेलो दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 1 हिस्ट्री का, हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ों के बारे में बेसिक नॉलेज होना चाहिए, जिनमें से पहली चीज़ आती है स्पेस, जो बेसिकली जियोग्राफी होती है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन किस एरिया में लोकेट कर रही थी। दूसरी चीज़ टाइम पीरियड, हमें टाइम पीरियड की अवेयरनेस होनी चाहिए कि किस टाइम के आसपास ये सिविलाइजेशन एग्जिस्ट कर रही थी। साथ में हमें इसके साथ साथ ही इसके सोशियो कल्चरल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स के बारे में भी ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि जो क्वेश्चन उठाए जाते हैं वो इन्हीं चार पांच एक्सपेक्ट से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। साथ में हम चैप्टर्स के नोट्स की भी डिस्कस करेंगे और आखिरी में कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो सीटी में पूछे गए। इसी साथ चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फिर जैसे कि आपने क्लास 11th में पहले चैप्टर में पढ़ रखा होगा कि ह्यूमन सिविलाइजेशन जो काफ़ी पुरानी सभ्यता है, पैलोलिथिक से मेसोलिथिक से न्यूलिथिक से ट्रांसफॉर्म हुई। उसके बाद जब ह्यूमन एक पास आने लगे, एक सोसाइटी में ऑर्गेनाइज होने लगे, तो उन्होंने अपने एक सिविलाइजेशन फॉर्म की, कल्चर फॉर्म की, उसके साथ उन्होंने सोसाइटी को फॉर्म किया, अपने कल्चर को डेवलप किया, इकोनॉमी डेवलप हुई, एक्सचेंज शुरू हुआ, एक रिलेशन डेवलप करना शुरू हुए। उसके साथ अर्बनाइजेशन भी आया। तो जो पहला कल्चर निकल के आता है जो अर्बनाइज था, वो था हड़प्पन सिविलाइजेशन इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बाहर देखा जाए तो इसके साथ साथ इसी टाइम पीरियड में बहुत सारे कल्चर्स निकल के आते हैं, जिनमें से एक चाइनीज कल्चर थी, चाइनीज सिविलाइजेशन, दूसरा मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। तो आज के इस वीडियो में हम सिर्फ इंडियन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन कल्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हड़प्पन कल्चर को हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, और इसके साथ साथ जो ये नाम पड़ा हड़प्पन कल्चर, ये नाम पड़ा जो पहली साइट डिस्कवर हुई थी वो हड़प्पा, उसके बेसिस पे इसका नाम हड़प्पन कल्चर रखा गया था। और जो ये कल्चर है वो बेसिकली इंडस रिवर के आसपास रिलाई कर रहा था, तो इसकी वजह से इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। इस सिविलाइजेशन की जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक आर्टिफैक्ट्स कहें या एक फीचर्स कहें तो वो है इसका एक स्टोन, एक आर्टिफैक्ट, एक सील, जिसके वजह से ये ऐसा माना जाता है कि ये इसके थ्रू ट्रेड करते थे, इसके थ्रू जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड करते थे उसको मेंटेन करते थे, और एक सेंस ऑफ लाइक डिवीज़न ऑफ लेबर, सिक्योरिटी और प्राइवेसी भी इस सील से जुड़ी हुई थी। आप आगे हम देखेंगे इस सील से क्या क्या इसके फीचर्स थे और कैसे कैसे हम इसे एक सोशल हिस्ट्री कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और ये एक स्पेशल टाइप ऑफ मटेरियल से बना हुआ था जिसको हम स्टेटाइट भी कहते हैं। सीटी में क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि ये किस मटेरियल से बना होता है। जैसा मैंने पहले भी बता दिया कि इस सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो पहली साइट थी जो डिस्कवर हुई थी वो हड़प्पा थी, जो आज के पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती है। कई बार अब ग्रेजुएशन में आएंगे आप हिस्ट्री खासकर में, तो आप चीज़ों को डिफाइन करना पड़ेगा, जिसमें से एक जो मेजर पॉइंट निकल गया था सिविलाइजेशन और कल्चर के बीच में डिफरेंस। क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोला जाता है, इसको कई बार आर्कियोलॉजिस्ट इसको हड़प्पन कल्चर भी बोलते हैं। तो सिविलाइजेशन और कल्चर में डिफरेंस क्या है? सिविलाइजेशन एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर बहुत सारे कल्चर एग्जिस्ट करते हैं, जिनमें से एक हड़प्पन कल्चर भी है। तो कल्चर एक छोटा टर्म हो गया जिसके अंदर आप एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ चीज़ों की बात करते हैं, जबकि एक सिविलाइजेशन बहुत बड़ा टर्म हो गया, इसके अंदर बहुत सारे कल्चर आ सकते हैं। ये बेसिक डिफरेंस रहा कल्चर और सिविलाइजेशन में। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो ये पहला साइट जो डिस्कवर हुआ था वो था हड़प्पा। सेकेंड, दिस सिविलाइजेशन को हम 3 पार्ट में डिस्कस करेंगे। पहला अर्ली, दूसरा मैच्योर, तीसरा लेट हड़प्पन। जो अर्ली हड़प्पन कल्चर है वो 1300 to 2600 BC के आसपास एग्जिस्ट करता है, और मैच्योर हड़प्पन कल्चर जो 2600 BC to 1900 BC की टाइम पीरियड बताई जाती है। और लेट हड़प्पन कल्चर जिसमें इस कल्चर की डिक्लाइन शुरू हुई वो था 1900 BC to 1300 BC। इसी के साथ जो एक नया सिविलाइजेशन, एक नया कल्चर शुरू हुआ वो था ऋग्वेद।
वैदिक कल्चर, जो आप आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे ये कल्चर ट्रांसफॉर्म हुआ, कैसे ये कल्चर दूसरे कल्चर्स में मिला और इसके डिक्लाइन के पीछे क्या क्या वजह रही। लेकिन अर्ली हड़प्पन कल्चर के बारे में इस चैप्टर में कुछ नहीं दिया, तो हमें फोकस करने की ज़रूरत नहीं है इस पर। ये आपको ग्रेजुएशन में पढ़ाया जाएगा। हमें इन दोनों टाइम पीरियड के बारे में ही डिस्कस करना है। एक बात और ध्यान देने की ज़रूरत है कि इस कल्चर के लोगों को पास एक पोट्री की अच्छी खासी नॉलेज थी। हमें एग्रीकल्चर के भी एविडेंस मिलते हैं, पेस्टोरलिज्म और क्राफ्ट और साइट्स भी हमें बहुत सारे मिलते हैं। इसके साथ साथ कुछ साइट्स हैं जिन्हें डिस्कवर किया जा चुका है, और कुछ रिवर्स को जो हमें याद रखने की ज़रूरत है। रिवर में इंदस, सतलज, रवि, चेनाब, झेलम, इन सारे रिवर्स को हमें याद करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसकी लोकेशन से अटैच करके साइट्स के बारे में भी पूछा जाता है। इसके साथ साथ ही कुछ इम्पोर्टेंट साइट्स भी हैं, जैसे हड़प्पा, राखीगढ़ी, बनावली, कालीबंगन, कोटिज, मोहनजोदारो, चावंदारो, धोलावीरा, नागेश्वर, लोथल। तो ये क्वेश्चन सीयूटी में पूछा जाता है कि जैसे वो क्वेश्चन आ सकता है कि लोथल किस स्टेट में लाई करता है, तो आपको वहाँ पे मैच करना पड़ेगा कि लोथल गुजरात में एग्जिस्ट करता है, या बनावली चोलिस्तान किस जगह एग्जिस्ट करता है, तो आपको करना पड़ेगा हरियाणा में, या राखीगढ़ी किस स्टेट से रिलेटेड है, तो हरियाणा। ऐसे मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है, या ये असर्सन और रीजन में भी आ सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। साथ में ही इसके साथ आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि वो क्योंकि एक कल्चर है तो उनका कुछ बेस ही होगा ही, जिसके बेसिस पे वो कुछ चीज़ें कंज्यूम करते होंगे, कुछ चीज़ें बनाते होंगे, कैसे वो रहते होंगे, उनका क्या क्या चीज़ें वो एक्सचेंज करते होंगे, वो ट्रेड कैसे करते होंगे, वो एग्रीकल्चर करते होंगे तो उनके पास किस किस तरह की टूल्स थी और किस तरह की टेक्निक्स थी, किस तरह के वो क्रॉप्स को ग्रो करते थे। उसके साथ साथ वो प्लांट्स को डोमेस्टिकेट कर सकते थे, एनिमल को डोमेस्टिकेट करते थे, किस तरह के एनिमल्स को वो डोमेस्टिकेट करते थे, कैसे एनिमल को वो कंज्यूम करते थे। इन सारी चीज़ों के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। जैसे कि हड़प्पा पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि प्लांट्स और एनिमल बहुत सारे तरह के प्रोडक्ट्स को वो कंज्यूम करते थे, जिसमें फिश भी इंक्लूड की जाती है। अब आर्कियोलॉजी के फील्ड में दो फील्ड होती है, एक फील्ड होती है बॉटनिस्ट, दूसरी फील्ड होती है जूलॉजी। बॉटनिस्ट वो होते हैं जो प्लांट्स को स्टडी करते हैं, और जूलॉजिस्ट वो होते हैं जो एनिमल को स्टडी करते हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन आता है कि आर्कियोलॉजी की स्टडी क्या है, तो वो आपको आग बंद करके उसको एनिमल की तरफ, जिससे जैसे बफेलो, पिग, ये सारे एनिमल्स हैं, तो यानी ऐसे आर्कियोलॉजी जो एनिमल की स्टडी करते हैं या एनिमल के सब्सटेंस प्रैक्टिस को के बारे में पढ़ते हैं, उन्हें हम जूलॉजी के अंदर डालते हैं। उसी तरह बॉटनिस्ट वो होते हैं जो प्लांट्स की स्टडी करते हैं, जैसे वीट, बार्ली, लेंटल्स, सीसम, ये सारी चीज़ें जो ग्रेन्स के बारे बेसिकली डिस्कस करते हैं वो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, बॉटनिस्ट होते हैं। तो हड़प्पा में बहुत सारे ग्रेन्स के हमें एविडेंसेस मिलते हैं, जैसे वीट, बार्ली, लेंटल्स, चिपकिन एक्सेट्रा। और जूलॉजिस्ट होते हैं वो पढ़ते हैं और उन्हें मिलता है कि ये बहुत कई वैरायटीज़ के एनिमल्स को कंज्यूम करते थे तथा उनको डोमेस्टिकेट करते थे। सेप, गोट, बफेलो, पिग एक्सेट्रा ये डोमेस्टिकेट करते थे और उनके कंजम्पशन के लिए भी यूज करते थे। कंजम्पशन के साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं ये ट्रेड जब करते थे तो ट्रेड में ये एनिमल को यूज़ करते थे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड के लिए। तो एनिमल का जैसे बफेलो हो गया, पिग हो गया, हॉर्स के एविडेंसेस तो हमें नहीं मिलते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड में या किसी और जगह, पर वो हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड के लिए इन एनिमल्स का या ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक जगह से दूसरे जगह मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए या किसी रॉ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए वो इस्तेमाल करते थे। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट कि इनका एग्रीकल्चर टेक्निक और ये किस तरह के टूल्स का इस्तेमाल करते थे। लेकिन हमें कोई क्लियर कट एविडेंस तो नहीं मिला है, आर्कियोलॉजिस्ट को ऐसा क्लियर कट एविडेंस तो नहीं मिला है कि जिसके बेसिस पे एक क्लियर कट आइडिया हो सके कि किस तरह के टेक्निक्स को यूज़ करते थे। पर हाँ, हमें बहुत सारे टूल्स मिले हैं। जैसा एक टूल्स था प्लो का, जैसे खेतों में जो हल इस्तेमाल किया जाता है, आज भी हल इस्तेमाल किया जाता है, वो हमें मिला। वो ब्रॉन्ज का लकड़ी और ब्रॉन्ज का मिक्स करके शायद बना था, जिसके बेसिस पे वो खेतों को प्लो करते थे। और दूसरा वो हमें एविडेंस भी मिले हैं जहाँ पे
कुछ मॉडल्स ये एग्जैक्ट फॉर्म में तो नहीं मिले हैं, पर ये टेराकोटा मॉडल, टेराकोटा मतलब कि मिट्टी के बने हुए प्लॉ हमें मिले हैं। तो हम इसके बेसिस पे, क्योंकि ये बच्चों के खेलने के लिए बनाया गया होगा, तो हम इसके बेसिस पे ये एज्यूम कर सकते हैं कि ये एक बड़े फॉर्म का एक छोटा स्ट्रक्चर रहा होगा जिसको ये लोग इस्तेमाल करते थे। और इसका एविडेंस हमें कहाँ में मिला? हमें दो साइड से मिला, चोलिस्तान और बनावली। दोनों जो बनावली कहाँ है? हरियाणा में है। और दूसरा एविडेंस हमें जो मिला है वो प्लॉफील्ड का है। प्लॉफील्ड यानी वो एग्रीकल्चर या कल्टीवेशन करने से पहले उस फील्ड को जोतते थे, यानी उसको एक कन्वर्ट करते थे एक सॉफ्टी सॉइल में, ताकि उसमें कल्टीवेशन आराम से हो सके। उसे प्लॉफील्ड बोला गया था। और इसका एविडेंस हमें कहाँ मिलता है? इसका एविडेंस हमें मिलता है कालीबंगल, राजस्थान में। और दूसरा टेक्निक की बात करें कि वो अपने फील्ड को दो पार्ट में डिवाइड कर देते थे। ऐसे फील्ड है, उसको अपने एक फील्ड को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते थे। ऐसा इसके बेसिस पे हम मान सकते हैं कि वो एक टाइम पे दो तरह के क्रॉप्स को उगाते थे, या एक फील्ड में दो सीजन में उगाते थे। या इसे एक बार इस्तेमाल कर लिया और इसको छोड़ दिया, या इसे एक बार इस्तेमाल कर लिया, इसको छोड़ दिया। इससे क्या होगा कि जब हम जैसे एक सीज़न है जनवरी फरवरी में, हमने इसमें कुछ उगाया और इस वाले फील्ड को लेफ्ट कर दिया, और उसके बाद जब इसकी कल्टीवेशन, इसकी हार्वेस्टिंग हो चुकी है, तो इसको हम लेफ्ट कर देंगे और इसमें कल्टीवेशन करेंगे। इससे क्या होगा कि इस जो पहले वाली प्लांट्स थी, यानी ये वाला लैंड, इसकी जो फर्टिलिटी थी वो अपने आप वो एक नेचुरल टाइम पीरियड के साथ आ जाते थे, जिसकी वजह से क्रॉप प्रोडक्शन में उतना इम्पैक्ट नहीं करता था। दूसरा एक चीज़ और जो हमारे साथ जो एक चीज़ निकल के आती है वो है कि कल्टीवेशन में एक जो मेजर कंपोनेंट होता है एग्रीकल्चर का, वो होता है वाटर। अब वाटर से क्या रिलेटेड है? इरिगेशन से कैसे वो किस सोर्सेज का इस्तेमाल करते थे, वेल का या कैनाल का या डैम का, या कोई कुछ और भी उनके पास सोर्सेस रहे हैं जिसके वजह से वो इरिगेशन करते थे। क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो साइट है हड़प्पा का, वो सेमी लैंड में है, तो उनके पास कोई एक सोर्स होना चाहिए ताकि वो अपने फील्ड को इरिगेट कर सके, जैसे कैनाल, वेल, डैम, वाटर रिजर्वायर एक्सेट्रा। हमें पंजाब में तो एविडेंसेस नहीं मिले कैनाल के, लेकिन सुरतगाही अफगानिस्तान की एक साइट है, हड़प्पन का ही पार्ट है, उसमें हमें कैनाल के एविडेंसेस मिले हैं। और वाटर रिजर्वायर्स का एविडेंसेस हमें धोलावीरा गुजरात से मिला है। तो ये हमें दो चीज़ निकल के आती हैं कि वो उनके पास एक बेटर टेक्निक थी जिसके वजह से वो वाटर को प्रिजर्व करते थे और उसके साथ ही उसको यूज़ करते थे इरिगेशन के लिए। अब एक साइट के बारे में हम डिस्कस करेंगे, मोहनजोदारो हड़प्पा का एक प्लांट अर्बन सेंटर है, क्योंकि ये हड़प्पन कल्चर या हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो इंडिया, या हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का ये फर्स्ट अर्बन कल्चर है। अगर जो हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे कई फेजेस में अर्बनाइजेशन हुआ। पहला अर्बनाइजेशन ये इंडस वैली सिविलाइजेशन, सेकंड अर्बनाइजेशन 600 BC यानी जो चैप्टर 2 में हम पढ़ेंगे। थर्ड अर्बनाइजेशन हमें मिलता है अर्ली मिडल पीरियड में, और ये नॉर्थ इंडिया के पर्सपेक्टिव से। साउथ इंडिया में 2 ही अर्बनाइजेशन हमें मिले हैं। तो ये एक पहला अर्बन सेंटर था। ये इसका फीचर्स को हम देखेंगे। ये सेटलमेंट को 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक छोटा जो ऊंचा हो, जैसे हम सिटाडेल बोलते थे, और दूसरा जो काफ़ी बड़ा था और वो आमतर ज़मीन से नीचे था। यानी एक साइट ऐसी जो छोटी हो, एक स्पेस ऐसा हो जो छोटा हो और जो उसे एक हाइट पे बनाया गया हो, एक हाइट पे, और एक साइट ऐसा हो जो काफ़ी स्पेस में साइज़ में तो काफ़ी बड़ी हो, पर उसको इस साइड के कंपैरिजन में वो एक छोटे से बनाया गया हो। तो सिटाडेल की हम बात करते हैं। सिटाडेल जो प्लेटफॉर्म था वो मड ब्रिक प्लेटफॉर्म पे, यानी सिटाडेल को एक पहले प्लेटफॉर्म बनाया गया जिसको इस बनाने के लिए इन्होंने इस्तेमाल किया वो मड ब्रिक था, और इसको चारों तरफ से इन्होंने घेरा कर रखा ताकि
इससे हम एक सोशल हिस्ट्री अभी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि घेरा करने के पीछे इसके पीछे का रीज़न ये रहा होगा क्योंकि ये एक इलीट सेक्शन था, यहाँ पे आम लोगों की अलाउंस नहीं थी, तो इसलिए इसको वर्ल्ड कर रखा था ताकि एक सेंस ऑफ हायरार्की क्रिएट किया जा सके। क्योंकि इस टाइम जो सोसाइटी थी वो एक अच्छे तरह से कंस्ट्रक्ट हो रखी थी, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि एक अच्छे से डिवीज़न ऑफ लेबर हमें दिखता है। तो इसके अंदर रिस्ट्रिक्शन थी लोगों को आने की, ताकि इसके अंदर की जो फीचर्स थे या इसके अंदर की जो लाइफस्टाइल थी वो आम लोगों के लिए एक्सेसिबल ना बनाया जाए। ये सिटाडेल था जो फिजिकली सेपरेट था लोअर टाउन से। इसके अंदर बहुत सारी बिल्डिंग्स थी जिनमें से दो प्रोमिनेंट बिल्डिंग निकल के आती हैं। पहला वेयर हाउस, इसमें लोअर हाउस इस तरह का था जिसका जो नीचे वाला हिस्सा था यानी ज़मीन से जो सटा हुआ हिस्सा था उसको ब्रिक से इस्तेमाल करके बनाया गया था, जबकि इसका जो ऊपर छत वाला हिस्सा था उसको वुड से बनाया गया था। तो ये बहुत बेसिक डिटेल्स है, इस पर आपको ध्यान देना है, हो सकता है इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग निकल के आती है, बिल्डिंग नहीं या सेटलमेंट का पार्ट, वो था ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है। इसको कई बार आर्कियोलॉजिस्ट रिचुअल से भी रिलेट करते हैं, कुछ इसको कहते हैं एक कॉमन प्लेस था बाथिंग के लिए। इस तरह के स्पेकुलेशन लगाए जाते हैं, पर साथ साथ में इसके बहुत सारे फीचर्स हैं जो हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसा कि एक रेक्टेंगुलर टैब था, ये जैसे एक रेक्टेंगुलर टैब है, इसके दो साइड, इधर नॉर्थ इधर साउथ, इधर से स्टेप्स लगे रहते थे, इसके इधर से भी स्टेप्स लगे रहते थे। इसके चारों साइड कोर्टयार्ड से, एक कोर्टयार्ड इधर, एक कोर्टयार्ड एक इधर एक इधर, और इसके 3 साइड रूम्स थे, यानी ये 3 साइड ये रूम्स हो गए जिनमें